आज की इस वीडियो में मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस सिखाने वाला हूं, रटने से आपको बचाने वाला हूं दोस्तों। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो बिना रटेंगे सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस आपके अपने हो जाएंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस याद रखने से क्या होता है, आपका एसएससी का क्वेश्चंस बनता है और आपका बैंकिंग का भी क्वेश्चंस बनता है, या फिर जितने भी एग्जाम्स जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं वे सारे एग्जाम आपके लिए आसान हो जाते हैं यदि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस याद रख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे समस्या वाली बात आती है कि लोगों को इडियम्स एंड फ्रेजेस याद ही नहीं होती। तो आज हम बिना रटाए कॉन्सेप्ट से इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने डिजिटल क्लासरूम। तो डिजिटल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। यहां पर मैं आपको केवल और केवल कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, रटाने वाला बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट जो इडियम्स है वो है ए बोन ऑफ कंटेंशन। ए बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब है झगड़ा। देखो अब बोन किस चीज को डिनोट करता है, पूरा झगड़ा का जो ढांचा है, लड़ाई झगड़ा का, वो एक बोन पे स्थिर है। जैसे पूरा बॉडी का ढांचा कैसे स्थिर होता है, तो हमारे बॉडी के जो बोन है उस पे बाकी जो ढांचा है वो टिका हुआ रहता है। तो उसी तरह से ये जो कंटेंशन है, ये झगड़ा है, उसका बोन क्या है, बिना बोन का वो तो टिका नहीं रहेगा ना। तो बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े का जड़, झगड़े का झगड़े झगड़े का जड़। तो इसको याद रखना है आपको, झगड़े का जड़। उसके बाद क्या है, जीप योर लीप। जीप मतलब बंद करना, चैन जैसे बंद करते हैं ना तो वो जीप कहलाता है। जीप मतलब बंद करना, और लीप ये जो है तो इस तरह से जो है, जैसे आप चेन लगाते हैं अपने जैकेट का तो कैसे होता है, बंद हो जाता है, इस तरह से बंद हो जाता है ना। तो जीप योर लिप का मतलब होता है अपने ओठ को बंद करो। इसका क्या मतलब कि शांत रहो। तो जीप योर लिप का मतलब होता है शांति बनाए रखे, हल्ला ना करे। ठीक है, जीप योर लिप का मतलब शांत रहें, शांत रहें। तो शांत रखते समय आप किसी को जीप योर लिप कह सकते हैं, मतलब शांत रहो, कोलाहल मत करो, आवाज मत करो। तो जीप योर लिप याद रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट है गो हैंड इन हैंड। गो हैंड इन हैंड, यहां मतलब गो मतलब कहीं जाने के सेंस में नहीं, बल्कि कोई भी काम आप करते हैं, किसी भी काम में आप शामिल होते हैं, करते हैं, तो गो हैंड इन हैंड। जैसे आपने स्कूल ही खोला तो आपकी वाइफ भी स्कूल में आपको हेल्प करती है, इसका मतलब हाथ में हाथ लेके चल रही है। इसका मतलब क्या, ये साथ नहीं छोड़ती है, आपके हाथों में हाथ लेके चल रहे हैं, इसका मतलब साथ नहीं छोड़ते हैं। तो गो हैंड इन हैंड का मतलब साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। जी चलिए, उसके बाद क्या है, ब्लो योर नोज। जब आपको नाक जाम हो जाता है सर्दी होने की वजह से, तो आप इसको जोर से हवा देते हैं ऐसे करके। तो ये क्या कर रहा है, ब्लो योर नोज का मतलब अपने नाक को साफ करो। नाक नहीं साफ होने की वजह से आप सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से, तो ब्लो योर नोज का मतलब नाक साफ करना, नाक साफ करना। क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट है बाई हुक और बाई क्रुक। देखो बाई हुक, हुक जैसे मछली पकड़ते हैं तो ऐसे हुक लगा रहता है, उसमें आप मछली को इस तरह से निकाल लेते हैं, तो हुक हो गया। इस तरह से मछली को आप अपने पास ले आते हैं। मछली कहने का मतलब कोई भी चीज को हुक के द्वारा अपने पास ले आना। अगर हुक काम नहीं करता है तो क्रुक, क्रुक मतलब क्या होता है, गलत कार्यों द्वारा। ठीक है, यानी कुछ न कुछ भ्रष्टाचार करके। तो बाई हुक और बाई क्रुक दोनों का मिलाकर के क्या हुआ कि किसी भी तरीके से, अच्छे तरीके हो या बुरे तरीके से, किसी भी तरीके से सफलता हासिल कर लेना, दैट इज कॉल्ड बाई हुक और बाई क्रुक। यानी किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से सफलता हासिल कर लेना, किसी भी तरीके से सफलता हासिल कर लेना। ठीक है, हासिल कर लेना, किसी भी तरीके से सफलता हासिल कर लेना क्या कहलाता है, बाय हुक और बाय क्रुक। एनी प्रॉब्लम। उसके बाद है टू टर्न डीफ ईयर। देखो टू टर्न मतलब चेंज हो जाना, डीफ ईयर मतलब बहरे कान। यानी आदमी तो ठीक ही है, बहरा तो है नहीं, लेकिन टू टर्न कर गया मतलब कि बहरा बनने का नाटक कर रहा है। तो टू टर्न डीफ ईयर्स का मतलब जानबूझकर अनसुना कर देना। जैसे आपकी वाइफ अगर आपको लगातार कुछ ना कुछ सुनाते रहती है, तो आप अगर दूसरे काम में बिजी रहते हैं, आप सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, इसका मतलब है आपने क्या किया, टू टर्न डीफ ईयर्स। ठीक है, यानी अनसुना कर देना, अनसुना कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को सुनते हुए भी नहीं सुनना, दैट इज कॉल्ड अनसुना कर देना। नेक्स्ट है बीइंग बिजी डूइंग नथिंग। देखो लोग समझते हैं कि आप व्यस्त हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है उस काम से। तो उसमें जिस काम से बेनिफिट है ही नहीं, उस काम को कर रहे हैं, इसका मतलब व्यर्थ का काम कर रहे हैं। तो बीइंग बिजी डूइंग नथिंग, इस इडियम का अर्थ होता है बेकार का काम करना या व्यर्थ का काम करना, व्यर्थ का काम करना। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट इडियम क्या है, रूम फॉर इंप्रूवमेंट। रूम फॉर इंप्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट तो आप समझते हैं, इंप्रूवमेंट करना मतलब सुधारना, और रूम का मतलब है जगह। यानी आप ये नहीं कहेंगे कि सुधारने का मेरे पास जगह ही नहीं। जैसे आपकी गाड़ी खराब हो गई तो जगह मिलेगा तब ना आप उसको ठीक कीजिएगा। यानी रूम फॉर इंप्रूवमेंट मतलब सुधारने का अवसर। ठीक है, सुधारने का एक और चांस, सुधारने का गुंजाइश, किसी तरह से बोल सकते हैं। तो सुधारने का गुंजाइश, सुधारने का, सुधारने का गुंजाइश। ठीक है, तो इस इडियम को भी सीख गए। नेक्स्ट इडियम है एवरी नुक
एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है गली चौराहा, ठीक है। एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब जो चीजें हर जगह उपलब्ध हो उसके लिए आप बोल सकते हैं कि ये चीज हर एक नुक एंड कॉर्नर पे मिल जाता है, ठीक है। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर, जैसे पहले पतंजलि का प्रोडक्ट हर जगह नहीं मिलता था, लेकिन आज हर एक नुक एंड कॉर्नर पे भारत के कोने कोने में आपको ये पतंजलि का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये पतंजलि का प्रोडक्ट जो है एवरी नुक एंड कॉर्नर पे मिल जाता है, उपलब्ध रहता है। तो एवरी नुक एंड कॉर्नर का मतलब होता है सभी जगह, सभी जगह या प्रत्येक गली चौराहे में, प्रत्येक गली चौराहे, प्रत्येक गली चौराहे, सॉरी ये वाला चौराहे पे। तो प्रत्येक गली चौराहे पे की इंग्लिश होती है एवरी नुक एंड कॉर्नर। क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर। देखो फायर गुस्सा का प्रतीक है जबकि वाटर शीतलता का प्रतीक है। तो गो थ्रू फायर एंड वाटर, जब आप किसी काम को करने के लिए आप बिल्कुल मोटिवेटेड होते हैं, जब आप बिल्कुल एक्साइटेड होते हैं, तो आप हर मुश्किल का सामना करना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए मुझे ये काम करना ही करना है। तो वहां पर आप किसी भी चीज का प्रवाह नहीं करते हैं। टू गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब किसी भी परिस्थिति का प्रवाह किए बिना, ठीक है, कोई काम करना है, दैट इज कॉल्ड टू गो थ्रू फायर एंड वाटर। मतलब किसी भी परिस्थिति का प्रवाह किए बिना, किसी भी परिस्थिति का प्रवाह किए बिना, आप खुद लिख लीजिएगा, प्रवाह किए बिना, ठीक है। चलो इतना तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे, एक बार मैं याद दिला देता हूं फिर से। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब झगड़े का जड़, जी प्योर लिप का मतलब चुप रहो, शांत रहो, टू गो हैंड इन हैंड का मतलब साथ साथ चलना या किसी भी काम में साथ देना। उसके बाद ब्लो योर नोज का मतलब नाक को साफ करना, और बाय हुक और बाय क्रुक मतलब जिस किसी भी तरीके से संभव हो सारे तरीके से। उसके बाद है टू टर्न डीफ ईयर्स का मतलब, टू टर्न डीफ ईयर्स का मतलब यानी सुनते हुए अनसुना कर देना, किसी भी बात को सुनना ही नहीं जानबूझ करके। उसके बाद बीइंग बिजी डूइंग नथिंग मतलब बेकार की चीज करने के लिए व्यस्त रहना। उसके बाद है रूम फॉर इंप्रूवमेंट मतलब सुधारने की गुंजाइश। उसके बाद है एवरी नुक एंड कॉर्नर मतलब हर एक जगह, प्रत्येक जगह, यानी यानी प्रत्येक नुक्कड़ एंड प्रत्येक चौराहे पे, यानी हर जगह। उसके बाद है गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका क्या मतलब होता है, यानी किसी भी तरीके से, जैसे भी हो, बल लगा के हो या बल नहीं लगा के हो, कैसे भी हो उस तरह से करना, दैट इज कॉल्ड गो थ्रू फायर एंड वाटर। चलिए हम नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं, इडियम नंबर 11। देखिए यहां पर क्या है, गो टू लॉ। लॉ मतलब होता है कानून। गो टू लॉ का मतलब कानून का सहारा लेना। जब इंसान आपके कहने से आपका बात नहीं मानता है, आपके लिए अहित सोचता है, आपको तंग करता है, तब आप क्या करते हैं, गो टू लॉ करते हैं, मतलब कानून का सहारा लेते हैं। लॉ मतलब कानून, गो मतलब जाना, कानून के पास जाना, यानी कोर्ट कचहरी में जाना। तो यहां पर यह होगा कोर्ट जाना, कचहरी जाना या कानून का सहारा लेना, कानून का सहारा लेना। उसके बाद क्या है, हैंग बाय थ्रेड। देखो थ्रेड का मतलब होता है ये धागा, अगर किसी चीज को धागे से लटका देते हो तो कभी भी गिर सकता है, क्योंकि धागा तो पतली होती है, कमजोर होती है, कभी भी टूट सकती है। तो हैंग बाय थ्रेड का मतलब कोई भी व्यक्ति उसी तरह से लटके हुए है, मतलब नाजुक स्थिति में पड़े हुए, कभी भी गिर सकता है, तो उसको बोलते हैं हैंग बाय थ्रेड। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की वजह से भी हैंग बाय थ्रेड हो सकता है, तो ऐसे समस्या में गिर जाना जो कभी भी उसको और बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो हैंग बाय थ्रेड का मतलब नाजुक स्थिति में होना, नाजुक स्थिति में होना, नाजुक स्थिति में होना। कोई बूढ़े व्यक्ति जो अब नहीं बचने वाले हैं, मरने वाले हैं, तो उनके लिए भी आप कह सकते हैं द ओल्ड मैन इज हैंगिंग बाय थ्रेड, द ओल्ड मैन इज हैंगिंग बाय ए थ्रेड, इस तरह से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हैव एन इजी टाइम। देखो हैव ए हार्ड टाइम और हैव एन इजी टाइम। इजी टाइम मतलब वैसा समय जा रहा है कि आप इजीली हर काम को कर ले रहे हैं, मतलब आप खुशनुमा माहौल में जी रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, इकोनॉमिक समस्या नहीं है, जो चीज चाहते हैं खरीद लेते हैं, तो ये आपका जो समय है वह समय बहुत ही आसान है समय, उसी को बोलते हैं हैव एन इजी टाइम, मतलब आसान जिंदगी होना, जिंदगी आसान होना, ठीक है। तो आप कह सकते हैं जिंदगी आसान जिंदगी होना, ठीक है। और जब आप समस्या में गिर जाएंगे तो वो कहलाएगा हैव एन हार्ड टाइम, मतलब मुश्किल घड़ी। तो ये आसान घड़ी है, आसान जिंदगी। और नेक्स्ट है होल्ड वंस टंग। होल्ड वंस टंग, देखो होल्ड मतलब रोक देना, ठीक है, टंग मतलब है जीभ। इसका मतलब इंडिकेट क्या कर रहा है कि आप बल 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 बोलते जा रहे हैं, तो अगर आप होल्ड करेंगे जीभ को, तो रोक देंगे, तो आप शांत हो जाएंगे। तो होल्ड वंस टंग का मतलब होता है शांत होना या शांत करना। किसी को शांत करते हैं तो भी आप बोल सकते हैं होल्ड योर टंग, मतलब तुम शांत हो जाओ, मैं शांत हो जाऊंगा, आई विल होल्ड माई टंग, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर वंस जहां लिखा है, यहाँ पर योर, हिज, माई, ये सब यूज हो सकता है। नेक्स्ट है हस मनी। हस मतलब होता है चुपके से लेना, मनी मतलब पैसा। तो जो पैसा आप चुपके से लेते हैं इसका मतलब है घूस है, ठीक है, ब्राइब है। तो यहाँ पर हस मनी का मतलब है घूस का पैसा, घूस का पैसा, यानी
गलत तरीके से आपने पैसा कमाया है, वो वाजिब पैसा नहीं है, तो वो है घूस का पैसा। नेक्स्ट है ईट करो। भाई चिकन तो सुना हूँ मैं कि चिकन खाओ, मटन खाओ, ठीक है, ये सब खाते हैं। कुछ लोग बड़े-बड़े जानवरों को भी खाते हैं, लेकिन कौवा तो कोई नहीं खाता है, कौवा गंदा चीज़ खाता है। तो कौवे को खाना इसका मतलब शर्मिंदगी अनुभव करना। तो ईट करो का मतलब जाओ तुम कौवा खा जाओ, इसका मतलब कि किसी को लज्जित करने के लिए, किसी को शर्मिंदगी करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो ईट करो मतलब शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना सॉरी शर्मिंदा शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होना या लज्जित होना या किसी को डेमोरलाइज़ करने के लिए, किसी को इज़्ज़त को मतलब इज़्ज़त उड़ाने के लिए, इज़्ज़त का मुखाल उड़ाने के लिए किसी को बोलते हैं ईट करो, जाओ और कौवा खा लो, ठीक है? इसका मतलब आप उसको जो है अब लज्जित करने की कोशिश करते हैं। तो शर्मिंदा होना या लज्जित होना मतलब ईट करो। ये हो गया क्लियर? उसके बाद है एप्पल ऑफ वन्स आई, वन्स मतलब किसी के आँख का एप्पल होना। जैसे भाई देखो एक पेड़ है जिसमें एक भी एप्पल नहीं है, केवल एक ही एप्पल है। मतलब उसमें बहुत सारे एप्पल नहीं बल्कि एक एप्पल है, तो आपकी आँखों पे चढ़ा रहेगा, उस एप्पल को तोड़ ही लेना है, नहीं तो वो भी गिर जाएगा। एप्पल ऑफ एन आई का मतलब होता है एप्पल ऑफ वन्स आई का मतलब किसी के आँख के एप्पल होना मतलब किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होना। एप्पल ऑफ एन आई मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होना, बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण होना या आँखों का तारा होना का मतलब काफ़ी पसंदीदा होना, ठीक है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण होना या काफ़ी पसंदीदा होना एप्पल ऑफ एन आई होता है। उसके बाद है बैड ब्लड। देखो भाई, सबका ब्लड जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बैड ब्लड, यानी आप बैड ब्लड उसी को मान सकते हैं जो आपका दुश्मन हो, क्योंकि आप उसके खून के प्यासे हैं, आप उसका खून व्यर्थ में गिराना चाहते हैं, मार-काट करना चाहते हैं उसके साथ, तो वो आपका दुश्मन है, जो बैड ब्लड है। तो बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मन होना। दुश्मन, दुश्मन को क्या बोलते हैं? बैड ब्लड, ठीक है? तो भाई-भाई के बीच में भी बैड ब्लड हो जाती है मतलब दुश्मनी हो जाती है। तो याद रखना बैड ब्लड मतलब एनिमी। उसके बाद है बेक एंड कॉल। देखो बेक मतलब इशारा करना है, इधर आओ तो इधर आएगा, उधर जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। तो इशारा और कॉल मतलब बुलाना। तो इशारा करना, बुलाना इसका मतलब जिसको आप बेक एंड कॉल में रखते हैं, अपने इशारे पे नचाते हैं, तो उसी को बोलते हैं बेक एंड कॉल मतलब इशारे पे रखना या अपने अंडर में रखना, अपने अधीन में रखना। तो क्या होगा? अपने इशारे पे या अपने अधीन में रखना, अपने इशारे पे रखना। जैसे किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो बॉस होगा वो आपको को अपने इशारे पे रखता होगा। यानी आपको जो जिस काम के लिए इशारा करता होगा वो काम आप कर देते होंगे। तो ये क्या हुआ? इशारे पे रखना, अपने अधीन में रखना। ठीक है? उसके बाद है बर्ड्स ऑफ ए फीदर। देखो, कौवा का फीदर, मान लो एक कौवा है, उसका एक पंख यहाँ गिरा हुआ है, एक पंख अलग गिरा हुआ है। फिर कबूतर का भी यहाँ पर पंख गिरा हुआ है और अलग भी गिरा हुआ है। तो आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर कौवा आया था और वहाँ पर भी कौवा आया था। इसका मतलब दोनों जगह कौवे ही आए थे, पंख को पहचान के। उसी तरह से कबूतर के भी पंख पहचान सकते हैं। तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब उसका जो पक्षी का, एक ही पक्षी का जो पंख है, अलग-अलग जगहों पर भी गिरेगा ना, तो लोग पहचान जाएँगे कि उसी पक्षी का पंख है। ठीक है? इससे स्पष्ट है कि अगर आप एक जैसे एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप ही के जैसे कोई और एक्टिविटीज़ कर रहा है, इसका मतलब आपके स्वभाव से वो तुलना करेगा, हाँ, हाँ, मैं समझ गया, आप भी रमेश की तरह हैं, यानी आप भी रमेश जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। नेगेटिव में भी ले सकता है कि आप भी रमेश जैसे चोर हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये है बर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब एक ही क्या बोलते हैं, मतलब चोर-चोर मौसेरा भाई होता है ना, तो उसी तरह से ये बना हुआ है कि किसी 2 व्यक्ति का समान व्यवहार होना, यानी बर्ड्स ऑफ ए फीदर। किसी 2 व्यक्ति का एक समान व्यवहार, एक समान व्यवहार। जैसे एक एक चोर है, तो दूसरा भी चोर ही होगा, तो उसको बोलते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर। इस तरह से आप 20 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर चुके हैं दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, आपको याद होता जाएगा। सीएचएसएल का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और भी एग्ज़ाम्स एसएससी के होते रहते हैं, तो वहाँ पर आपको ये काम आने वाले हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अर्जित करें, मैं यही चाहूँगा। इसके लिए आपको लगातार वीडियो देखना होगा और लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना होगा, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन टाइम से मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलूँगा इसके जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके साथ, तब तक के लिए बाय बाय।